बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक लंबे अंतराल के बाद हम और आप आज मिले हैं। इसके पूर्व मैंने आपको संचयन भाग 2 की दूसरी कहानी सपनों के से दिन पढ़ाई थी और उसके बाद ग्रीष्मावकाश के पश्चात आज फिर हम मिले हैं और आपको इसी पुस्तक से जो तीसरी कहानी है टोपी शुक्ला राही मासूम रज़ा द्वारा लिखी हुई वो मैं आपको पढ़ाऊंगी, जिसमें मित्रता का महत्व बताया गया है, प्रेम का महत्व बताया गया है। ये बताया गया है कि एक बाल मन यदि अपनत्व की भावना कहीं प्राप्त करता है, प्रेम की भावना उसे कहीं मिलती है, तो वो किसी को भी अपना बना सकता है। उसे जाति, बिरादरी, धर्म से कोई मतलब नहीं। टोपी शुक्ला उपन्यास का जो ये अंश है, इसका मुख्य पात्र जो टोपी है, उसका अजीज मित्र, बहुत प्रिय मित्र इरफान है, जो एक तरीके से कहा जाए तो बिल्कुल टोपी और इरफान में कोई समानता नहीं है। लेकिन टोपी को इरफान के घर और इरफान से इतना प्रेम मिलता है कि वो सारी सीमाएं भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है। उसे उसकी दादी से इतना प्रेम मिलता है कि वो सब कुछ भूल जाता है, बस उसे इरफान और उसकी दादी ही हर क्षण याद रहती हैं। तो प्रेम जाति, बिरादरी, धर्म, संप्रदाय से बहुत ऊंची चीज़ है और एक बाल मन को यदि ये प्रेम कहीं मिल जाए फिर तो वो उसका दीवाना हो जाता है। इस कहानी में भी टोपी के साथ ऐसा ही कुछ हुआ है, इसलिए मैं आपको सीधे कहानी पर लाती हूँ। आप भी मेरे साथ तैयार हो जाइए और हम पढ़ते हैं कहानी टोपी शुक्ला। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि कहानी टोपी शुक्ला जो है वो राही मासूम रज़ा द्वारा लिखी हुई कहानी है, जिसमें जो टोपी शुक्ला उपन्यास के थोड़े से अंश को लेकर लिखी गई है, जिसमें मुख्य पात्र टोपी को अपनेपन की तलाश रहती है। वह अपने अजीज़ दोस्त इरफान की दादी में, अपने घर की नौकरानी सीता में, अपनी गंवई बोलचाल की भाषा में उसे ढूंढता है और उसे मिलता है। इरफान को जिनसे अपनापन मिलता है उसे उनकी जाति, धर्म से कोई मतलब नहीं होता। अपनेपन के अभाव में वह 24 घंटे साथ रहने वालों को भी अपना नहीं मान पाता। उधर इरफान और टोपी की मित्रता पर कथाकार राही मासूम रज़ा ने बहुत ध्यानपूर्वक बात को बहुत सुंदर ढंग से व्यक्त करने की कोशिश की है। तो मैं इस अंश को थोड़ा पढ़ूंगी, फिर आपको समझाऊंगी कि कथाकार ने कैसे कहानी का प्रारंभ किया है, उसे क्या लगता है कि कथा में कौन सी चीज़ें बताना ज़रूरी है। तो चूँकि कहानी का जो शीर्षक है वो टोपी शुक्ला है, तो उन्होंने इरफान की पूर्व की कहानियों को इसमें समेटने की कोशिश नहीं की है। उन्हें लगा है कि जितने अंश से वो मित्रता, वो प्रेम झलक जाए उतना ही बहुत है, तो उन्होंने अपनी बात को भी वहीं से शुरू किया है। इरफान के बारे में कुछ जान लेना इसलिए ज़रूरी है कि इरफान टोपी का पहला दोस्त था। इस इरफान को टोपी ने सदा इरफान कहा। इरफान ने इसका बुरा माना, परंतु वह इरफान पुकारने पर बोलता रहा। इसी बोलते रहने में उसकी बड़ाई थी। यह नामों का चक्कर भी अजीब होता है।
उर्दू और हिंदी एक ही भाषा, हिंदवी के दो नाम हैं, परंतु आप खुद देख लीजिए कि नाम बदल जाने से कैसे कैसे घपले हो रहे हैं। नाम कृष्ण हो तो उसे अवतार कहते हैं और मोहम्मद हो तो पैगंबर। नामों के चक्कर में पड़कर लोग यह भूल गए हैं कि दोनों ही दूध देने वाले जानवरों को चराया करते थे। दोनों ही पशुपति गोवर्धन और ब्रजकुमार थे। इसलिए तो कहता हूँ कि टोपी के बिना इफ़न और इफ़न के बिना टोपी न केवल यह कि अधूरे हैं बल्कि बेमानी हैं। इसलिए इफ़न के घर चलना ज़रूरी है। यह देखना ज़रूरी है कि उसकी आत्मा के आंगन में कैसी हवाएं चल रही हैं और परंपराओं के पेड़ पर कैसे फल आ रहे हैं। अब कथाकार राही मासूम रज़ा ने टोपी शुक्ला कहानी के माध्यम से आपको भूमिका के रूप में ये बताने की कोशिश की है कि टोपी का जो सबसे प्रिय मित्र इफ़न है, जिसे इफ़न कहने पर वो बुरा मानता था, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि इफ़न कह के बुलाने पर वो ना बोलता हो। तो इन्होंने भूमिका के रूप में ये कहा है कि अगर वास्तव में टोपी और इफ़न के बारे में जानना है तो इफ़न के घर चलकर, यानी इफ़न के बारे में जानने के लिए ये देखना ज़रूरी है कि वहाँ पर इफ़न के घर का स्वरूप क्या है, वहाँ कैसी परंपराओं का निर्वाह होता है। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए इफ़न के बारे में भी थोड़ा जान लेना आवश्यक है। तो कथाकार ने अपनी बात को इफ़न के बारे में बताते हुए प्रारंभ करने की कोशिश की। इफ़न की कहानी भी बहुत लंबी है, परंतु हम लोग टोपी की कहानी कह सुन रहे हैं, इसलिए मैं इफ़न की पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, बल्कि केवल उतनी ही सुनाऊंगा जितनी टोपी की कहानी के लिए ज़रूरी है। अब इन्होंने कहा कि इफ़न की विशेष जानकारी देने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहानी की जो मुख्य भूमिका के रूप में उनकी मित्रता को केंद्र बिंदु में रखा है, कहानी में उन्होंने जिस चीज़ को केंद्र बिंदु में रखा है वो मित्रता और प्रेम है। उसे दिखाने के लिए इफ़न की इतर कहानी को इतने लंबी दूरी तक चलकर जाना उन्हें उचित नहीं लगता। वो कहते हैं कि बस उतना बताना ज़रूरी है जिससे टोपी और इफ़न के बारे में पता चल जाए। तो उन्होंने कहा बस उतना ही मैं आपको बताता हूँ जितना टोपी की कहानी के लिए आवश्यक है। मैंने इसे ज़रूरी जाना कि इफ़न के बारे में आपको कुछ बता दूँ, क्योंकि इफ़न आपको इस कहानी में जगह जगह दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि इफ़न को बताना भी इसलिए ज़रूरी है कि अगर इफ़न के बारे में नहीं बताते तो कहानी में हर जगह टोपी के साथ इफ़न समानता से चल रहा है, बराबरी से चल रहा है, तो बिना उसके तो कहानी ही अधूरी हो जाएगी। तो इसलिए देखा जाए तो टोपी के बिना इफ़न और इफ़न के बिना टोपी अधूरी कहानी के रूप में सुनना उचित नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्होंने लगा दोनों के बारे में जानना बिल्कुल आवश्यक है। न टोपी इफ़न की परछाई है और न इफ़न टोपी की। ये दोनों दो आज़ाद व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि ये दो पात्र हैं कहानी के, जिनके बारे में वे आगे बताएंगे। इन दोनों व्यक्तियों का डेवलपमेंट एक दूसरे से आज़ाद तौर पर हुआ है। इन दोनों को दो तरह की घरेलू परंपराएं मिली। तो इन्होंने कहा कि एक हिंदू है और दूसरा मुसलमान है। तो सीधी सी बात है, दोनों दो धर्म को मानने वाले हैं, तो दोनों का विकास भी अलग अलग तरीके से हुआ होगा। उनकी रहन सहन, उनकी परंपराएं, उनकी बोली, उनके तौर तरीके सब अलग हो जाएंगे। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि विद्यालय एकमात्र ऐसी संस्था होती है जहाँ बच्चे इन सारी चीज़ों से परे होते हैं। उन्हें इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता, कौन जाति कौन बिरादरी। उन्हें तो एक मित्रता का भाव, अपनेपन का भाव अगर किसी से मिलता है तो वो उसके होके रह जाते हैं। तो इसी भाव को
कथाकार ने यहाँ पर दिखाया है। उन्होंने दिखाया है कि इन दोनों के जीवन के बारे में अलग अलग सोचा, फिर भी इरफान टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। यानी ये कहानी तब तक पूरी नहीं की जा सकती थी जब तक टोपी की कहानी बताने के लिए इरफान के बारे में न बताया जाए। यह बात बहुत महत्वपूर्ण थी। टोपी इरफान की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो कथाकार ने यही बताने की कोशिश की है कि बिना इरफान की जानकारी दिए मैं आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। तो उन्होंने इरफान के बारे में भी बताते हुए टोपी की कहानी, टोपी शुक्ला कहानी को रचने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। तो उन्होंने आगे लिखा है, मैं हिंदू मुसलमान भाई भाई की बात नहीं कर रहा। मैं यह बेवकूफ़ी क्यों करूं? क्या मैं रोज़ अपने बड़े या छोटे भाई से यह कहता हूं कि हम दोनों भाई भाई हैं? यदि मैं नहीं कहता तो क्या आप कहते हो? हिंदू मुसलमान अगर भाई भाई है तो कहने की ज़रूरत नहीं, यदि नहीं है तो कहने से क्या फ़र्क पड़ेगा? मुझे कोई चुनाव तो लड़ना नहीं। इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कहानी का प्रारंभ किया है कि यद्यपि हम सब जानते हैं कि हिंदू मुसलमान जो कोई भी हो, वास्तव में हम सब किसी एक ईश्वर की संतान हैं, तो हम भाई भाई हैं। लेकिन हर बात पर ये कहना कि हम भाई भाई हैं, इससे कोई मसला हल नहीं होगा। और भाई भाई हैं तो हम दो अलग संप्रदाय के नाम से क्यों पहचाने जाएं? तो उन्होंने कहा कि ये सारा कार्य तो राजनीति के दौर पर सुनाया जाता है, समझाया जाता है। जिन्हें चुनाव लड़ना होता है, जिन्हें अपने फ़ायदे की बात करनी होती है, अगर हम भाई भाई हैं तो हमें किसी को कहने और बताने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह इरफान और टोपी एक दूसरे के बिना अकेले रह नहीं सकते थे, रहने में उन्हें कष्ट होता था, तो उसी तरीके से इन चीज़ों को बताने से पूरा नहीं किया जा सकता। ये अनुभव की चीज़ है, ये प्रेम की चीज़ है। तो इन्होंने कहा कोई चुनाव तो हमें लड़ना नहीं है कि हम बार बार इन चीज़ों को रटें। तो उन्होंने कहा कि मैं एक कथाकार हूँ, एक कहानी सुना रहा हूँ, मैं टोपी और इरफान की बात कर रहा हूँ। ये इस कहानी के दो चरित्र हैं, मतलब दो पात्र हैं, ये दो कैरेक्टर हैं, दो पात्र हैं। एक का नाम बलभद्र नारायण शुक्ला और दूसरे का नाम सैयद जरगाम मुर्तज़ा। अब इन्होंने ये कहानी के दो मुख्य पात्र इरफान और टोपी का असली नाम बताया है कि जिसको टोपी शुक्ला कह रहे थे उसका असली नाम था बलभद्र नारायण शुक्ला, और जिसको इरफान कहा जा रहा था उसका असली नाम था सैयद जरगाम मुर्तज़ा। तो जिसको कथाकार ने एक संक्षिप्त नाम दे दिया कहानी में, एक को टोपी कहा और दूसरे को इरफान कहा। इरफान के दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे, काफिरों के देश में पैदा हुए थे, काफिरों के देश में मरे, परंतु वसीयत करके मरे कि लाश करबला ले जाई जाए। उनकी आत्मा ने इस देश में एक सांस तक न ली। उस खानदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ वह बढ़कर इरफान का बाप हुआ। अब इन्होंने कहानी का प्रारंभ बताया कि इरफान के दादा परदादा की बात की कि वो मौलवी थे और काफिरों के देश में पैदा हुए थे। यहाँ पर काफिर कहने का मतलब जो हमारे नहीं हैं, जो दुश्मन हैं, जो हमसे अलग हैं, जिसे हम अपने से अलग मानते हैं, ऐसे देश में पैदा हुए थे। लेकिन सबके मन में था कि मरे तो हमारी लाश करबला ले जाई जाए और उनकी आत्मा इस देश में एक सांस तक न ली होगी। इस खानदान में जो उनका सबसे पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ वो वास्तव में इरफान के पिता थे। यानी हिंदुस्तान में इरफान के पिता का जन्म हुआ। उसके पहले सारे लोग हिंदुस्तान के बाहर रहते थे,
जिसके कारण उन्हें काफिरों के देश में पैदा हुआ माना गया। अब कहानी आगे बढ़ती है और कथाकार ने बताया कि जब इरफान के पिता सैयद मुर्तज़ा हुसैन मरे तो उन्होंने यह वसीयत नहीं की कि उनकी लाश करबला ले जाई जाए। वह एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में दफन किए गए। अब देखिए किस तरह से बाहर देश से आए हुए लोग हिंदुस्तान में आने के बाद भी हिंदुस्तानी माहौल में रहकर उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से कैसे ढाल लिया था। तो उन्होंने वसीयत में कहीं नहीं लिखा कि मरे तो करबला ही ले जाई जाए उनकी लाश को, और अंततः ये होता है कि उनकी लाश को एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में ही दफन कर दिया गया। अब कहानी बढ़ रही है आगे की ओर कि किस तरह से इरफान हिंदुस्तानी रीति रिवाजों और माहौल में पला था और कैसे रहा। तो वो सारी कहानी अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता रही हूँ। इरफान की परदादी भी बड़ी नमाजी बीवी थी। करबला, नजफ़, खुरासान, काज़मैन और जाने कहाँ कहाँ की यात्रा कर आई थी। अब इन्होंने इरफान की परदादी की, दादी नहीं परदादी, उनसे भी, उनकी भी सासू माँ कहना चाहिए, तो परदादी, इरफान की वो परदादी हुई। तो इरफान की परदादी की बात इन्होंने बताई कथाकार ने कि वो भी बहुत बड़ी नमाजी थी, धर्म को मानने वाली थी, धर्म को पर विश्वास करने वाली थी, 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाली थी। तो इन्होंने ये सारी चीज़ बताई, बहुत बड़ी नमाजी थी। तो इन्होंने ये कहा कि और वो हर समय करबला, नजफ़, खुरासान, जो इनके पवित्र स्थान थे, सारी जगह की यात्रा कर चुकी थी। परंतु जब कोई घर से जाने लगता तो वह दरवाजे पर पानी का एक घड़ा ज़रूर रखवाती और मांस का सदका भी ज़रूर उतरवाती। अब उन्होंने बताया कि यद्यपि वो बहुत बड़ी नमाजी थी, धर्म को मानने वाली थी और तमाम तीर्थ यात्राओं को कर चुकी थी, धर्म में पूर्ण विश्वास था उनका, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो धर्म की इतनी बड़ी कट्टर थी कि हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तानी रीति रिवाजों से अपने आप को बिल्कुल अलग रखती हूँ। तो ये इन्होंने जो आगे दिखाया है कि कोई जाने लगे तो घर के बाहर दरवाजे पर पानी का घड़ा रखना, ये हमारे हिंदू परंपराओं की रीति रिवाज है। कहने का तात्पर्य ये है कि परदादी नमाजी थी, तीर्थयात्रा की थी, बहुत धर्म को मानने वाली थी, लेकिन हिंदुस्तान में रहकर वो अपने आप को हिंदुस्तानी माहौल में रहते हुए अपने आप को हिंदुस्तान के रीति रिवाजों से बिल्कुल पूरी तरह से अलग नहीं कर सकती थी। मांस का सदका कहने का मतलब हुआ कि टोटका, जो घर से बाहर निकलते समय छोटे मोटे टोटके किए जाते हैं, उन सारे टोटकों को वो करती थी। कहने का तात्पर्य कि हिंदुस्तानी माहौल में स्वयं को ढाल ली थी। तो कभी वो ये नहीं मानती थी कि मैं एक बहुत बड़ी नमाजी हूँ, एक मुसलमान हूँ, तो मैं इस हिंदू रीति रिवाजों को क्यों मानूँ। ये हुआ एक हिंदुस्तानी माहौल में रहने का असर। तो वो इस सारी चीज़ें करती थी। तो इन्होंने इरफान की परदादी का परिचय दिया। फिर अब इरफान की दादी भी नमाज रोज़े की पाबंद थी। अब परदादी से हम दादी पर आ गए। अब इरफान की दादी की बात करें तो ये भी बहुत बड़ी धार्मिक थी, नमाज रोज़े के बिल्कुल नियम से पालन करने वालों में से थी। परंतु जब इकलौते बेटे को चेचक निकली तो वह चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी हुई और बोली, माता मोरे बच्चे को माफ़ कर दियो। पूरब की रहने वाली थी, 9 या 10 बरस की थी जब ब्याह कर लखनऊ आई, परंतु जब तक जिंदा रही पूर्वी बोलती रही। लखनऊ की उर्दू ससुराली थी, वह तो मायके की भाषा को गले लगाए रही, क्योंकि
इस भाषा के सिवा इधर उधर कोई ऐसा नहीं था जो उनके दिल की बात समझता। जब बेटे की शादी के दिन आए तो गाने बजाने के लिए उनका दिल फड़का, परंतु मौलवी के घर गाना बजाना भला कैसे हो सकता था। बेचारी दिल महसूस कर रह गई। हाँ, इफ़न की छठी पर उन्होंने जी भर कर जश्न मनाया। अब मैं आपको ये बताऊंगी इफ़न की दादी के बारे में कि इफ़न की दादी भी बहुत बड़ी धार्मिक थी, नमाज और रोज़े की पाबंद थी, लेकिन हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तानी रीति रिवाजों से वो अपने आप को बिल्कुल अलग नहीं रखी थी। उसका भी उतना ही वो सम्मान करती थी। उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण यहाँ पर दिखाया गया है। हिंदुस्तानी परंपरा में जिस प्रकार किसी को जब चेचक निकल जाती है तो उसे एक बीमारी का दर्जा नहीं दिया जाता, बल्कि उसे धार्मिक तथ्यों से जोड़कर माता दुर्गा का दर्जा दिया जाता है। उसी प्रकार साफ सफाई करना, उसी प्रकार रख रखाव करना, पूजा पाठ करना, सब कुछ किया जाता और उसी में वो चेचक ठीक हो जाती है। एक पैसे की लोग दवा नहीं करते। तो ठीक यही चीज़ दिखाया है कि इफ़न की दादी इतनी बड़ी धार्मिक थी, लेकिन जब इकलौते बेटे को चेचक निकलती है तो उन्होंने हिंदू परंपराओं को किस तरह पालन करके माना और वो एक पैर पे खड़ी हुई माता दुर्गा का आह्वान करती हैं और अपनी पूर्वी भाषा में बोलती हैं कि माता मोरे बच्चे को माफ़ कर दियो, यानी आप मेरे बच्चे को माफ़ कर दीजिए अगर इससे कोई गलती हुई है और इसे दुख से उबार लीजिए, यानी ये चेचक ठीक हो जाए। पूरब की रहने वाली थी तो पूर्वी लहजे की भाषा उनके अंदर आती थी, पूर्वी तौर तरीके से बोलती थी। 9 या 10 बरस की रही होंगी तभी उनका ब्याह हो गया। उस ज़माने में तो बहुत छोटे पर ब्याह होता था। 9-10 बरस में ब्याह हो गया, लखनऊ चली आई। लेकिन 9-10 बरस की बच्ची लखनऊ की भाषा को इतनी जल्दी अपना नहीं पाई, तो हमेशा वो पूर्वी बोली ही बोलती थी। लखनऊ की जो बोली थी वो ससुराली बोली थी, तो ससुराली बोली से वो अपने आप को उतनी जल्दी जोड़ नहीं पाई। मायके की भाषा से ही वो बोलती रहती थी, मायके की भाषा को ही वो गले लगाई थी, तो उनकी भाषा में एक अलग मिठास हो गई थी। पूर्वी बोली में एक अलग मिठास है, उस मिठास से वो जुड़ी हुई थी और गाने बजाने का शौक़ रखती थी। लेकिन ब्याह करके वो मौलवी के घर आई थी और मौलवी के घर आने पर इन सारी चीज़ों की पाबंदी। तो दिल महसूस कर, खुले दिल वाली इफ़न की दादी दिल महसूस कर रह जाती थी और इन सारी चीज़ों से अपने आप को अलग रखी थी, क्योंकि ससुराल का वो माहौल नहीं था, तो वो अपने आप को अलग रखी थी। लेकिन जब इफ़न पैदा होता है, उसकी छठी होती है, छठवें दिन जो मनाया जाता है, पर्व मनाया जाता है छठी के रूप में, उसमें उन्होंने जश्न मनाया, जी भर के मनाया और खुलकर जश्न मनाया। तो ये सारी परंपराओं को दिखा करके यह माना गया कि इफ़न की दादी मुसलमान होते हुए भी एक हिंदुस्तानी रीति रिवाजों और परंपराओं को खुलकर मानती थी। तो इस तरह से उन्होंने इन सारी चीज़ों को दिखाया है कि हिंदुस्तान में रहने का जो असर था वो उनके भीतर था, इसलिए उन्होंने छठी के जश्न को भी, त्यौहार को भी मनाया, पूजा पाठ की और गाना बजाना किया। बात यह थी कि इफ़न अपने दादा के मरने के बाद पैदा हुआ था। मर्दों और औरतों के इस फ़र्क को ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखे बगैर इफ़न की आत्मा का नाक नक्शा समझ में नहीं आता। अब कथाकार ने यहाँ पर इफ़न के बारे में बताने के लिए ये बताया है, इफ़न की दादी के साथ साथ, कि इफ़न का जब जन्म हुआ तो उनके दादा की मृत्यु हो गई थी और दादी जो थी वो हिंदुस्तानी माहौल को पूरी तरीके से अपना रही थी। यद्यपि वो एक मौलवी के घर में आई थी, फिर भी उन्हें लगता था कि इन सारी चीज़ों से भी उनका खास जुड़ाव था, तो वो अपने आप को
इससे अलग नहीं कर सकती थी। इरफान की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी, बल्कि एक ज़मींदार की बेटी थी। दूध घी खाती हुई आई थी, परंतु लखनऊ आकर वह इस दही के लिए तरस गई जो घी पिलाई हुई काली हांडियों की आसामियों के यहाँ से आया करता था। अब इरफान की दादी का परिचय देते हुए कथाकार ने बताया कि इरफान की दादी ब्याह कर मौलवी के घर आई थी, जबकि ये स्वयं एक ज़मींदार की बेटी थी, खाए पिए घर की थी। ब्याह करके जब लखनऊ आई तो इनको अपने उस ज़मींदार के रहन सहन का जो माहौल था वो छोड़ना पड़ा, क्योंकि एक मौलवी के घर ब्याही गई थी। तो जो वहाँ का तौर तरीका था, रहन सहन था, दूध घी में नहाई खाई थी, तो वो सारी चीज़ें उनको यहाँ नहीं मिल पाती थी। तरस जाती थी उन सारी चीज़ों के लिए, और बस मायके जाती तो लपड़ सपड़ के जी भर के खा लेती, और जब वापस कभी मायके जाती तो लगता सारी कसर पूरी कर देंगी। लखनऊ आते ही उन्हें फिर मौलविन बनकर रह जाना पड़ता। फिर जब वो लखनऊ आती तो वहाँ के माहौल में ढल जाती। इस तरह से देखा जाए तो इरफान की दादी ने दोनों स्वरूप को अपनाया था, क्योंकि वो ज़मींदार की बेटी थी, तो ज़मींदार की बेटी होने के कारण सुख सुविधाओं में पली थी, लेकिन ससुराल के माहौल में रहने के लिए उन्होंने अपने आप को मौलविन बना कर रखा था, मौलविन के रूप में ही रखा था। अपने मियाँ से उन्हें यही तो एक शिकायत थी कि वक्त देखे न मौका, बस मौलवी ही बने रहते। और इरफान की दादी चूँकि एक ज़मींदार की बेटी थी, और लेकिन उनके पति मौलवी थे, तो हमेशा न चाहते हुए भी उनके उस मौलवी रूप को उन्होंने अपनाया था, क्योंकि ब्याह ही उनका 9-10 वर्ष में हो गया था। 9-10 वर्ष में हो जाने के कारण स्वाभाविक सी बात है, उस नन्ही सी बच्ची को क्या पता, वो मायके की चीज़ों को भूल नहीं पाती हैं, और उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि उनके पति, उनके मियाँ हमेशा मौलवी बने रहें। उन्हें लगता था इन चीज़ों से निकल कर बाहर आना चाहिए, लेकिन ससुराल का माहौल जो था वो मौलवी का था, तो पूरी तरीके से वो मौलवी ही बने रहते थे। ससुराल में उनकी आत्मा सदा बेचैन रही। जब मरने लगी तो बेटे ने पूछा कि लाश करबला जाएगी या नजफ़, तो बिगड़ गई। बोली, ए बेटा, जौन तू से हमरी लाश न संभाली जाए तो हमरे घर भेज दिहो। अब इन्होंने कितनी सुंदर पूर्वी बोली में अपनी बात रखी है, क्योंकि ये चाहे जहाँ से आई रही हूँ, लेकिन इन्होंने हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तानी माहौल को अपनाया था, तभी तो चेचक के निकलने पर वे उसे माता का दर्जा देती हैं। तो पूरी तरीके से इस मुसलमानी परंपरा को में रहते हुए भी वो पूरी तरीके से उसमें अपने आप को ढाल नहीं पाई थी। उन्हें दोनों परंपराओं में जीने की आदत थी, वो दोनों की भली चीज़ों को लेना चाहती थी। तो ससुराल में उनकी आत्मा सदा बेचैन रहती थी, और जब मृत्यु के कगार पे पहुंची तो घर वालों ने एक बार उनसे ये जानना चाहा कि उनकी इच्छा क्या है। क्या वो करबला, मृत्यु के बाद करबला जाना चाहेंगी, या नजफ़ में, या कहीं और दफनाया जाए। तो बड़े गुस्से से वो बिगड़ पड़ती हैं, और बिगड़ करके अपनी पूर्वी अंदाज में उन्होंने अपनी बात को रखा। क्या रखा कि ए बेटा, जौन तू हमरी लाश तुमसे न संभाली जाए तो तू हमरे घर भेज दिहो। कहने का मतलब कि अगर तुम इस तरह से हमारी लाश के साथ ये सोचोगे कि करबला जाए, नजफ़ जाए, तो इसके मतलब तुमसे ये सारा चीज़ नहीं हो सकता, तो तुम छोड़ देना, मेरे घर भेज देना, वहाँ जो मन कहे लोग करेंगे। घर भेज देने का मतलब उन्हें ये वो बताना चाहती हैं कि वो ज़मींदार की बेटी हैं। उनके यहाँ ये मौलवी का जो स्वरूप था वो बिल्कुल नहीं था।
खाई पी सुख सुविधाओं में पली, पूर्वी बोली से बिल्कुल अपनापन। तो उन्होंने बड़े ही उसी अंदाज में अपनी बात रख दी कि तुमसे नहीं संभाली जाती तो मेरे घर भेज देना। तो कितने सुंदर ढंग से इन्होंने अपनी बात रखी है। और यहाँ पर इरफान की दादी ने एक साथ कितना सुंदर माहौल दिखाया है कि पूरी तरीके से मुसलमान होने के बावजूद भी हिंदुस्तानी परंपरा में रहकर, हिंदुस्तान में आकर उन्होंने इन सारे रीति रिवाज और परंपराओं में उतना ही प्रेम दिखाया, उतना ही प्रेम किया जितना कि वो अपने रीति रिवाज और परंपराओं को मानती थी। वो नमाज भी पढ़ती थी, तो वो चेचक के निकलने पर दुर्गा की पूजा भी करती थी और बार बार प्रार्थना करती थी। चारपाई के पास बैठे बैठे अपने अंदाज में कहती थी कि माता मोरे बच्चे को बख्श दियो, छोड़ दियो। इस तरीके से कह करके वो पूजा करती थी। किसी के आने जाने पर घर के दरवाजे पर पानी का घड़ा, पानी का लोटा रखना, टोटके करना, ये सारी चीज़ें करती थी। तो इस तरह से देखा जाए तो इरफान की जो दादी थी, मौलवी की बेटी नहीं थी, ज़मींदार की बेटी थी, इसलिए सारी चीज़ों को वो एक सुंदर माहौल में अपनाती हैं, सुंदर स्वरूप में दिखाती हैं। तो यहाँ कथाकार ने इस दोस्ती की जो जड़ है उसको दिखाने की कोशिश की है कि इरफान और टोपी शुक्ला के बीच में जो दोस्ती हुई उसकी जो जड़ थी वो इरफान की दादी हैं, जहाँ से इरफान को वो सारी चीज़ें मिली थी, वो सारा तौर तरीका, परंपराएं, माहौल सब कुछ मिला था। और अंततः दोनों की दोस्ती में भी ऐसा ही होता है। टोपी को इरफान की दादी से जितना प्रेम मिला, उस प्रेम को देखकर टोपी को तो ये लगता है कि उसी के घर में वो रह जाए। वो जाने तक, वो अपने घर में जाकर वो प्रेम नहीं पाता था, तो उसे लगता है कि वहीं जाकर वो रह जाए। तो इस तरीके से देखा जाए तो कहानी की जो भूमिका है राही मासूम रज़ा ने इतने सुंदर ढंग से रखा है कि किस तरह इरफान की दादी ने दोनों को मिलाने के बीच में, दोनों की परंपराओं के बीच के रास्ते से वो चलती हैं। वो ससुराल के में मौलवी के माहौल को भी दिखाती हैं और बेटे के जन्म पर छठी में गाने बजाने जैसी चीज़ को भी करती हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो कहानी की भूमिका बहुत सुंदर ढंग से दिखाई पड़ती है। दोनों के बीच में प्रेम की जो भूमिका बन रही है वो यहीं पर चलती है। तो मैंने आपको यहाँ तक कहानी पढ़ा दी और इसी कहानी के आगे के हिस्से को मैं लेकर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।